हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 कोल के बारे में डिटेल में देखा था कि कैसे कोल बनता है, क्या उसके यूजेस होते हैं और कोल का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है उससे कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों पेट्रोलियम के बारे में। ठीक, ओके। पेट्रोलियम को ही हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं, कच्चा तेल भी इसी को बोलते हैं, खनिज तेल भी यही कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जानेंगे हम कि पेट्रोलियम जो है ये शब्द की उत्पत्ति क्या है, कहाँ से आया ये शब्द। ठीक है, और पेट्रोलियम बनता कैसे है प्रकृति में। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 12, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पेट्रोलियम एंड हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड। उत्पत्ति क्या है, कहाँ से आया ये शब्द और पेट्रोलियम बना कैसे हमारी प्रकृति में। चलिए, ये जो वर्ड पेट्रोलियम है बच्चों, ये दो अलग अलग लैटिन भाषा के शब्दों को जुड़ने से बना है। पहला शब्द है पेट्रा, और यहाँ पे पेट्रा का मतलब होता है बच्चों रॉक, चट्टान, पत्थर। ठीक है ना। एंड दूसरा जो शब्द है लैटिन भाषा का वो है ओलियम, और ओलियम का मतलब बच्चों होता है ऑयल। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम जो है इट इज द ओलियम दैट इज फाउंड अंडर द पेट्रा, पेट्रा मीनिंग रॉक। तो ये वो तेल है जो कि चट्टानों के नीचे फंसा पड़ा है, चट्टानों के नीचे से निकलता है। ठीक है ना। सो द वर्ड पेट्रोलियम is derived from the Latin words petra meaning rock and oleum meaning oil. So hence it is the oil that is found under the rocks in the earth's crust. धरती की जो पपड़ी है, धरती की जो सबसे ऊपरी सतह है, उसके अंदर जो भी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के नीचे से निकलने वाला ये तेल है, और इसीलिए इसको कहा गया है पेट्रोलियम, द ओलियम दैट इज फाउंड अंडर द पेट्रा, एंड पेट्रा मीन्स रॉक। क्लियर। चलिए, अब क्या चीज है ये, दिखने में कैसा होता है ये। इट इज ए थिक डार्क ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट ओडर। गाढ़ा है बहुत, ही मोटा है, जैसे शहद होता है ना हमारा, पानी और शहद में क्या फर्क है, शहद काफी गाढ़ा होता है, फेविकॉल देखा होगा आपने, काफी गाढ़ा होता है, तो इस प्रकार का गाढ़ा लिक्विड है ये। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर्ड, ब्लैक ब्राउन कलर का गाढ़ा लिक्विड है, ऑयली लिक्विड है, चिकनाई है इसमें काफी। ठीक है, चमकीला है, सतह उसकी चमकीली लगती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, विद एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। और सीधी बात है, ये जो हमारे डेड मैराइन एनिमल्स हैं उनके सड़ी हुई बॉडीज से बनता है, और सड़ान के कारण इसमें कई प्रकार के बैड ऑर्डर देने वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं, जिससे कि इसमें बुरी स्मेल आती है, अनप्लेजेंट ऑर्डर, स्मेल इसकी अच्छी नहीं है। ठीक, बना कैसे, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म। बच्चों देखो, हमने पास्ट टेंस में यूज किया वॉज फॉर्म, मतलब आज हम जो पेट्रोलियम यूज करते हैं, खनिज तेल, कच्चा तेल, वो आज का बना हुआ नहीं है। ठीक है कि नहीं, क्या इसको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस साल लगे, लाखों लाखों सालों का समय लगा है, बहुत स्लो प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। सो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम मैराइन ऑर्गेनिजम्स। मैराइन मतलब होता है समुद्री जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, बड़े जीव, सभी के बॉडीज जो होते हैं, मरने के बाद में जब ये मैराइन ऑर्गेनिज्म दब जाते हैं, समुद्र तल पे जमा हो जाते हैं, बहुत लंबे पीरियड तक धीरे धीरे इनकी जो डेड बॉडीज है, दे आर स्लोली कवर्ड बाय मेनी लेयर्स ऑफ सैंड, मड, ठीक है, क्ले, इन सब के खूब सारी परतें उनके ऊपर जमा हो जाती हैं, मोटी मोटी परत, और ऊपर फिर खूब सारा पानी है। इन सब के जबरदस्त दबाव के कारण ये और भी ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा दबाव और टेम्परेचर के कारण क्या होता है, नीचे हवा तो मिलती नहीं है, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण इनकी जो बॉडीज हैं ये सॉफ्ट हो जाती हैं, और ये क्या सड़ने लगती हैं। ठीक है कि नहीं, क्या। और ऊपर का जो बताया मैंने, रेत और क्ले के जो कई परतें हैं, वो परतें दब दब के चट्टान का रूप ले लेती है। इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो कहलाती हैं कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहलाती हैं, जो परत दर परत बनती हैं, हर साल नया कीचड़ और मड जमा होने से, रेत जमा होने से दब दब के ये चट्टानें बन जाती हैं, और इन्हीं चट्टानों के नीचे जो डेड बॉडीज फंस गई हैं, उन्हीं डेड बॉडीज के धीरे धीरे सड़ने से ये ऑयल रूपी सब्सटेंस बनता है, जो कि डार्क ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, और बैड इसमें स्मेल होती है। और इन्हीं बॉडीज के सड़ने के कारण कुछ गैसेस भी निकलती हैं, प्राइमरीली उसमें मिथेन गैस होती है। ये गैसियस मिक्सचर जो होता है ये उन्हीं चट्टानों के नीचे फंस जाता है, तो सबसे नीचे पेट्रोलियम ऑयल होगा, कच्चा तेल होगा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा,
ये गैस का भंडार होगा जिसमें नॉर्मली हमारी मीथेन गैस होती है, और उसके ऊपर फिर चट्टाने हैं, चट्टानों के ऊपर फिर हमारा समुद्र का पानी है बहुत ऊंचाई तक। समझ में आ गया? तो सीधी बात है, अगर इसको हमको खोद के निकालना होगा तो सबसे पहले हम जब समुद्र के ऊपर एक प्लेटफॉर्म सेटअप कर लेते हैं, ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, वहां से हम क्या है समुद्र के बेड को खोदना चालू करते हैं, तल को ड्रिल करके छेद कर लेते हैं उसके अंदर। फिर धीरे धीरे ड्रिलिंग करके जब ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में छेद हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहले जैसे हम गैस तक पहुंचते हैं तो पहले तो गैस का भंडार, धीरे धीरे गैस ऊपर निकलने लगती है, ठीक है कि नहीं क्या? और इसी गैस को जो प्राकृतिक अवस्था से प्राकृतिक अवस्था में पेट्रोलियम डिपॉजिट के ऊपर पाई जाती है, इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। और इसी के नीचे फिर क्या है, ऑयल का भंडार होता है। समझ में आ गया? फिर ये जो ऑयल निकलता है इसी को हम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम कई नामों से जानते हैं। इसको बाद में जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वहां पे जाके इसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है, और पेट्रोलियम से अलग अलग प्रकार के यूजफुल पदार्थ मिलते हैं। 8-10 प्रकार के अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं, तो देखेंगे कैसे आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है? तो ये है बच्चों कैसे पेट्रोलियम बना। तो देखो क्या हुआ, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम मैराइन ऑर्गेनिजम्स, समुद्री जीवों से बनता है। कैसे? आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में, the dead bodies of these organisms slowly settled down at the bottom of the sea, मृत्यु के बाद में ये जो डेड बॉडीज हैं इनकी ऑर्गेनिजम्स की धीरे धीरे बैठ जाते हैं समुद्र के तल पे, एंड गॉट कवर्ड विद मेनी लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और बहुत सारी परतें इनके ऊपर लेयर्स जमा हो जाती है, रेत की, चिकनी मिट्टी की, क्ले की। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और हवा के एब्सेंस में, क्योंकि नीचे कोई एयर नहीं है इतनी गहराई पे, एयर के एब्सेंस में, दीज वर एक्टेड अपॉन बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन डेड बॉडीज के ऊपर बहुत जबरदस्त तापमान लगता है, प्रेशर लगता है, ठीक है, दबाव लगता है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, और लगभग लाखों लाखों सालों के अंतराल पे क्या होगा, दीज डेड बॉडीज स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, धीरे धीरे ये जो डेड रिमेन्स हैं, इनके जो जीवाश्म हैं, जो डेड बॉडीज के जो अवशेष हैं, ये धीरे धीरे सड़ करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस मैंने बताया बच्चों प्राइमरीली क्या है, ये मीथेन ही है 95%, और थोड़ा बहुत इथेन और प्रोपेन भी होता है इसमें, ठीक है ना। चलिए, अब जिस प्रकार से हम कोयले को ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो डायमंड से थोड़ा सा कम कीमती है गोल्ड, तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कोयला करता है, सेकंड नंबर पे बच्चों पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं, तो इट इज नेक्स्ट टू डायमंड, दैट इज गोल्ड। सो विच सब्सटेंस इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड के नाम से, काला सोना के नाम से क्या चीज जानी जाती है, पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। बच्चों हमारा देश जो है, ये देख लीजिए कि हमारे देश में जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट खर्च होते हैं ना हमारे देश भारत में, इसका 80% प्रोडक्ट्स हमको बाहर से दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। तो हमारे देश का अधिकतर जो बिल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत चुकाने में जाता है, और यही कारण कि ये काफी महंगे हैं हमारे देश में। हमारे देश में यूज होने लायक पेट्रोलियम भी हम खनन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, महंगे प्रोडक्ट्स हैं, आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं, वो इसी कारण से हैं, ठीक है। हमारे देश में नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संसार में सबसे पहला जो पेट्रोलियम को खोद निकालने के लिए बाहर जो ऑयल वेल बनाया गया था वो कहाँ ड्रिलिंग किया गया था, सबसे पहला ऑयल वेल कहाँ ड्रिल किया गया था, ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जगह है पेंसिल्वेनिया। सो वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड, इट वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। बच्चों 1859 में संसार का सबसे पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया पेनिसिल्वेनिया में, यूएसए में। क्लियर है? उसके बाद इसी प्रकार से इंडिया में जो पहला ऑयल है वो कब डिस्कवर किया गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट में? ओके, वेयर वाज पेट्रोलियम डिस्कवर्ड इन इंडिया फर्स्ट? तो बच्चों भारत देश में आसाम में एक जगह है माकुम, इसमें ये देखो 1859 है, उसके जस्ट 8 साल बाद 1867 में हमारे देश इंडिया में आसाम में माकुम जगह में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई। समझ में आ गया? सो इन इंडिया पेट्रोलियम वाज डिस्कवर्ड एट माकुम इन आसाम इन 1867। तो वर्ल्ड में 1859 में, उसी के 8 वर्ष बाद इंडिया में 1867 में, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें तो संसार में सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है बच्चों, वो है यूएसए। बहुत बड़ा इलाका है उसका, जगह जगह उसके ऑयल फील्ड्स हैं समुद्र में चारों तरफ। उसके बाद सेकंड नंबर पे बच्चों हमारे रशिया आता है, रशिया का भी खूब बहुत सारे ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है। इन दो देशों को अपनी आवश्यकता का खुद स्वयं अपना देश बना लेते हैं और
खर्च भी कर लेते हैं, तो यहाँ पेट्रोलियम काफ़ी सस्ता भी है, इनको खरीदना नहीं पड़ता बच्चों, हमारे भारत देश को काफ़ी खरीदना पड़ता है। ठीक है। और आपने बहुत सुना होगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज है, इसमें ईरान आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, मस्कट आ गया, ओमान आ गया, कतर आ गया, ये कुछ ऐसे गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे जो पेट्रोलियम है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनन किया जाता है, निकाला जाता है। और ये देश जो होते हैं अपने निकले हुए पेट्रोलियम को पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इनकी इकोनॉमी अधिकतर पेट्रोलियम को बेचने पर टिकी हुई है। ये दूसरे देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इनको आर्थिक मुनाफा होता है, तो भारत देश इनसे खरीदता भी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कंट्रीज हैं जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई हुई है। इस संस्था को बोलते हैं ओपेक, OPEC, ओपेक। आप चाहो तो इसको जानकारी को लिख सकते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर है? ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था बच्चों इंडिया में कहाँ मिला सबसे पहले पेट्रोलियम। ठीक है, तो कुछ स्थान है अभी देखें हम इंडिया में कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम की ड्रिलिंग होती है, कहाँ कहाँ पे भंडार मिलते हैं पेट्रोलियम के, लेकिन हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये काफी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेयर आर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स फाउंड इन इंडिया। हमारे देश में पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, डिपॉजिट्स है, वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो इन इंडिया पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, बच्चों आसाम, इसमें तो खोज हो ही गई है माकुम में, उसके अलावा त्रिपुरा में भी ऑयल फील्ड्स हैं, गुजरात में हैं, उसके बाद है मुंबई हाई। बच्चों मुंबई में समुद्र के तट पे, समुद्र के पास ही एक जगह है मुंबई हाई, अरेबियन सी में, वहां पे तेल का भंडार है। उसके अलावा रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। बच्चों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत में और जो कृष्णा नदी है, ये जहां जहां से गुजरते हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें काफी मात्रा में हमको क्या है पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स का पता लगा है। तो बेसिन होता है उसका जो घाटी है पूरी, ठीक है, जहां जहां से गुजरते हैं उसके आसपास का क्षेत्र। उसके बाद बच्चों हमारा जो स्टेट है राजस्थान, उसमें भी बहुत सारे ऑयल फील्ड्स का लगभग 930 ऑयल फील्ड्स हैं, छोटे छोटे ऑयल वेल्स हैं, छोटे छोटे रीजन है, इन सबका कलेक्शन है। तो उनको तीन मेन क्षेत्रों में बांट दिया गया, मंगला फील्ड, भाग्यम फील्ड एंड ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। तो ये 3-4 जिलों में कवर होते हैं, बाड़मेर में है ये, जालोर में है ये, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, कुछ जिले आते हैं इसमें। तो बेसिकली बाड़मेर और जालोर में ये आते हैं भाग्यम, मंगला एंड ऐश्वर्या ऑयल फील्ड्स। ठीक है कि नहीं क्या। तो यहाँ पे अभी हाल ही में ये इनकी खोज हुई है और अभी एक प्राइवेट फर्म है केन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CAIRNS, केन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको क्या है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कई वर्षों तक, आने वाले वर्षों तक ये क्या है इसको खनन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे क्या है हमारे राजस्थान में ये कई रिफाइनरीज वगैरह भी लगाने वाला है और ये इस क्रूड ऑयल को निकालने वाला है। ठीक है कि नहीं क्या। तो काफ़ी बड़ा भंडार है, हमारे देश का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे राजस्थान में ही मौजूद है। ठीक है, तो इसका खनन आने वाले 80 to 90 ईयर्स तक ये हमको तेल की सप्लाई देने वाला है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट भंडार हमारे देश का। चलिए उसके अंदर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों पेट्रोलियम जैसा का जैसा हम ऐसे ही जब हम खोद के बाहर निकाल लेते हैं तो बहुत ही गाढ़ा गंदा सड़ने वाला बिल्कुल ब्लैक कलर का ऑयल है, इसको सीधे सीधे हम जला करके यूज नहीं कर सकते, बहुत धुआं देगा, पोल्यूशन होगा, बैड स्मेल होती है। तो इसको हम क्या प्यूरिफाई कर लेते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है रिफाइनिंग का, रिफाइनिंग करने के बाद में कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट हमको मिलते हैं और उनके क्या इनके डिफरेंट यूजेस हैं, ये सब देखने जा रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है काफी बड़ा, बट ये नॉर्मली इसका कोई छोटा हिस्सा आपको पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हमारा 17 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से क्या तात्पर्य है, हाउ एंड वेयर इज इट डन, रिफाइनिंग कैसे की जाती है, कहां पर की जाती है, एंड नेम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड राइट देयर यूजेस। और रिफाइनिंग के उपरांत जो भी हमको यूजफुल कंपोनेंट्स मिलेंगे उनके नाम लिखेंगे और साथ में उनके क्या क्या यूज हैं डे टू डे लाइफ में वो भी लिखेंगे। ठीक है। चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से मतलब क्या है, पेट्रोलियम को उसके अलग अलग भिन्न भिन्न यूजफुल हिस्सों में सेपरेट करना, विभाजित कर देना, इसी को कहते हैं रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मींस सेपरेटिंग इट इनटू वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस, अलग अलग उसके जो यूजफुल हिस्से हैं उसमें विभाजन कर देना, तोड़ देना, इसी को कहते हैं पेट्रोलियम का रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर।
बच्चों जो हमारी पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती है, हमारे देश में 20 से ज्यादा है, ऐसी रिफाइनरीज में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डिस्टिलेशन टावर्स बनाए जाते हैं, एक बिल्डिंग के जैसे होते हैं बड़े बड़े टावर्स। इन्हीं टावर्स में बच्चों एक प्रक्रिया की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, सबसे पहले इसको भट्टी में 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है। अब इतना गर्म होने के उपरांत क्या होता है, पेट्रोलियम जो गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड है, इसका अधिकतर हिस्सा बॉईल होकर के इवेपोरेट हो जाता है। क्या बन जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं क्या? और हमको पता है बच्चों, वेपर्स को यदि हम ठंडा करेंगे तो वापस वो कंडेंस होकर के वापस लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, और इसी प्रक्रिया को डिस्टिलेशन भी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब यहाँ पे डिस्टिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चों, कि मान लीजिए मेरे पास 4 लिक्विड्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्रीज है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 25-25 का अंतर है। ठीक है, 4 लिक्विड्स को मैंने एक ही कंटेनर में ले लिया। ठीक है ना? अब अगर मैं इसको बॉईल करके सपोज 110 डिग्री तक हीट कर दूं, तो 110 डिग्री में सारे के सारे का बॉइलिंग पॉइंट कवर हो गया। तो अगर हम 110 डिग्री तक इसको बॉईल कर देंगे, तो चारों के चारों जो लिक्विड्स हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया 25 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 75 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज, ये सब उबल जाएंगे। उबल जाएंगे तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार के कंपोनेंट जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको वोलेटाइल कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम के अधिकतर कंपोनेंट जो होते हैं 400 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद वोलेटाइल कंपोनेंट्स गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर भी पीछे कुछ बच जाते हैं जो कि गैस में बदल नहीं पाते, उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। बात करेंगे उसकी भी 3-4 हैं। ठीक है कि नहीं क्या? तो दो हिस्से हो गए, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। अब ये जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स का वेपर्स हैं। अभी इन वेपर्स को जब हम ठंडा करेंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया कि 100 डिग्री पे मैंने 110 डिग्री पे हीट कर लिया, तो चारों हमारे लिक्विड्स वेपर स्टेट में बदल गए। अब जैसे ही उन वेपर्स को हम फैलाएंगे, फैलने देंगे, तो वेपर्स को फैलने देते हैं, ज्यादा गैस स्पेस देते हैं, तो ठंडा होता है वेपर्स, और ठंडे होने के कारण तापमान गिरेगा, और तापमान गिरने से जो वेपर्स बन गए थे वो कंडेंस होने लगेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए 110 डिग्री तक हमने हीट कर दिया, तो जैसे जैसे तापमान गिरेगा, तो 110 से तापमान गिरता गिरता 109 डिग्री, 108, 105, 4, 3, 2, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस में तापमान आ जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला फ्रैक्शन था, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वो कंडेंस हो जाएगा। तो जैसे ही 100 डिग्री तापमान पहुंचा, सबसे ऊंचा बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो कंडेंस हो जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा। समझ में आ गया? तब तक तापमान 100 ही बना रहेगा। एक बार वो सारा कंपोनेंट कंडेंस होकर अलग हो गया, उसका जो वेपर्स हैं वो और ठंडे होंगे, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में और ऊपर राइज करते हैं, हल्के होते हैं वेपर्स, और फिर और नीचे तापमान गिरता जाएगा। फिर तापमान जब गिरता गिरता 100 के नीचे आता आता जब 75 तक गिर जाएगा, तो जो दूसरा कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, फिर वो कंडेंस हो जाएगा थोड़ा और ऊपर जा करके, तो वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे हम टावर से। ठीक है कि नहीं क्या? फिर तापमान जब तक दूसरा कंपोनेंट पूरा डिस्टिल नहीं हो जाता, तापमान 75 तक ही अटक जाएगा। उसके बाद 75 से और जब नीचे तापमान गिरेगा, तो तीसरा जो कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 था, वो कंडेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला फ्रैक्शन सबसे नीचे मिलता है, और सबसे कम 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 बॉइलिंग पॉइंट वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में डिस्टिल होकर के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है उसके ऊपर की ओर मिलेंगे। समझ में आ गया? और इस प्रकार से क्या है, हमको अलग अलग कंपोनेंट्स कंडेंस होकर के अलग अलग हिस्सों में मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका बेसिक सिद्धांत क्या है, जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले मिल जाएगा नीचे टावर के बेस पे, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला ऊपर मिल जाएगा। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 380 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 40 डिग्री सेल्सियस से 380 डिग्री सेल्सियस। तो हमने लगभग 400 तक इसको हीट कर लिया। तो अब देखो क्या होता है इन दिस प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं इन दिस प्रोसेस, पेट्रोलियम इज हीटेड एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं फर्नेस में, भट्टी में। तो एक भट्टी होती है, भट्टी में पाइपलाइंस के थ्रू ही क्या उसको भेजा जाता है, तो पाइप के अंदर ही उबल जाता है ये। ठीक है, फिर क्या, सो दैट मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स चेंज इनटू वेपर्स, अधिकतर कंपोनेंट जो होते हैं, क्योंकि भाई अधिकतर बॉइलिंग पॉइंट इसका 300 डिग्री 380 से ज्यादा किसी का नहीं है, तो सारे के सारे जितने हो सकते हैं वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। वोलेटाइल कंपोनेंट्स कुछ रह जाएंगे, वो पड़े रहेंगे। दे आर देन कंडेंस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन टावर। और फिर जैसे जैसे वो वेपर्स बन करके डिस्टिलेशन टावर में ऊपर की ओर उठेंगे, तो गैसेस फैलेंगी, ठंडी होंगी, तो वापस तापमान गिरेगा तो कंडेंस होने लगेंगी। ठीक है, तो ये अलग अलग हिस्सों में डिस्टिल हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब मैंने बता चुका हूं, डिस्टिलेशन मतलब वेपर्स का वापस लिक्विड में बदलना। दीज कंपोनेंट्स हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे नीचे मिलेगा, और धीरे धीरे ऊपर कम 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 बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। तो बच्चों ये जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, और
क्या इनका यूजेस है, तो बच्चों मैं ऊपर से लिखवा रहा हूँ, सबसे ऊपर जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो सबसे ऊपर मिलेगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा 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 बॉइलिंग पॉइंट वाले। तो ऊपर के जो 6 या 7 हैं ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, और नीचे के 3-4 जो हैं वो नॉन वोलेटाइल है, जो कि गैस बन ही नहीं पाते। तो चलो सबसे ऊपर बच्चों हमको वो कंपोनेंट मिलेगा जो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस ही नहीं हो पाता, 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम बॉइलिंग पॉइंट है, ये गैस का गैस ही रह जाता है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। बच्चों क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम गैस। और बच्चों ये पेट्रोलियम गैस जो होती है ये 2-3 गैसेस का मिश्रण है, इसमें सबसे ज्यादा तो होती है ब्यूटेन, 4 कार्बन गैस है, 4 कार्बन की बनी हुई गैस है ये, ठीक है कि नहीं, C4H10 इसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन, और थोड़ा बहुत फिर इथेन और प्रोपेन भी होता है। इथेन 2 कार्बन वाली गैस है और प्रोपेन 3 कार्बन वाली गैस है। ज्यादा नाम की डिटेल में जाना नहीं है, 10th क्लास में सिखाएंगे आपको नेमिंग वगैरह सब, ठीक है। तो सिंपली आप याद रख लेंगे, पेट्रोलियम गैस जो होती है सबसे ऊपर से डिस्टिलेशन टावर में सबसे ऊपर से एस्केप करती है, इसी गैस को बच्चों हम कॉम्प्रेस करके सिलेंडर्स में भर देते हैं। रेड कलर के आपने देखा होगा आपके घरों में जो सिलेंडर्स लगे होते हैं ना, जिसपे खाना बनाया जाता है, जिसको एलपीजी के नाम से आप जानते हो, तो यही पेट्रोलियम गैस जो होती है डिस्टिलेशन टावर से जब निकलती है तो उसको हम क्या है सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं और दबा दबा करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से ये गैस लिक्विफाई हो जाती है, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से दबाई गई जो पेट्रोलियम गैस है इसको कहा जाता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बच्चों लिक्विफाइड में थोड़ा स्पेलिंग पे गौर करेंगे, लिक्विड की स्पेलिंग है LIQUID लिक्विड, और लिक्विफाइड में LIQUE आता है, आई नहीं लगाएंगे, LIQUEFIED। कई बार बच्चे क्या है लिक्विफाइड में लिक्विड की स्पेलिंग का LIQUI लगा देते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, लिक्विफाइड बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी पेट्रोलियम गैस निकली टावर के टॉप से, इट इज कंप्रेस्ड एंड फिल्ड इन सिलेंडर्स, उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है इन लिक्विड फॉर्म एज एलपीजी। तो लिक्विड फॉर्म में दबा दिया गैस को और ये एलपीजी के रूप में भर दी गई है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो एलपीजी है ये एक बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक ईंधन है, भोजन पकाने के लिए यूज करते हैं, जलाते हैं, ब्लू कलर की फ्लेम आती है सिलेंडर्स में जो ईंधन जलता है हमारे गैस स्टोव से, और कोई धुआं नहीं निकलता है, बर्तन काले नहीं होते हैं, सेफ है, कोई पॉइजनस गैस नहीं बनती। दूसरा, इट इज़ यूज फॉर लाइटिंग पर्पज ऑल्सो। बच्चों पहले क्या होता था घर में जब लाइट उट चली जाती थी तो हम कई प्रकार के साधन यूज करते थे, लैंटर्न वगैरह हो गई, लैंप हो गई, लालटेन वगैरह हो गई, मोमबत्ती हो गई, ये सब यूज करते थे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम गैस सिलेंडर भी यूज करते थे, छोटे छोटे सिलेंडर्स आते हैं आज भी आपको देखना मार्केट में रामलीला मैदान में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं और ऊपर एक गैस मेंटल लगता है, तो उससे हम लाइटिंग के लिए काम में ले सकते हैं इस गैस को, ठीक है। तो आज भी कई पिछड़े इलाकों में क्या है पेट्रोलियम गैस की मदद से क्या लाइटिंग का काम किया जाता है जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट यूजेस पेट्रोलियम गैस के, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है बच्चों पेट्रोलियम ईथर। तो पेट्रोलियम गैस के बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमको मिलता है वो पेट्रोलियम ईथर, इसको थिनर के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों आपने देखा होगा आपके घरों में कभी भी पेंट वगैरह का काम हुआ है, लकड़ी की पॉलिशिंग का काम हुआ, तो उसके लिए थिनर मंगाया जाता है मार्केट से, 5-5 लीटर की कैंस में आता है, ये पीपीआ में आता है, ठीक है। तो लकर पॉलिशिंग वगैरह हो गया, ऑयल पेंट वगैरह हो गया, इसमें क्या सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। तो लकड़ी वगैरह की जो पॉलिशिंग की जाती है बच्चों, उन पॉलिशेस को लैकर्स बोलते हैं। लैक शब्द में देखो LAC आया, लैक, लैक क्या होता है लाख। आपने देखा होगा आपकी मदर्स वगैरह जो लाख के कड़े चूड़े पहनती है ना, इसी लाख के बारीक बारीक दाने होते हैं, और इसी को क्या है घोल घाल के किसमें सॉल्वेंट में किसमें थिनर में घोल घाल के बारीक घोल बना दिया जाता है, और एक छोटे से कपड़े की सहायता से उसको डुबो डुबो के क्या है लकड़ी के ऊपर उसको बिल्कुल एक तो रंदा मार मार के चिकना कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर क्या करते हैं इसकी पॉलिशिंग को लगाते हैं, तो इससे कीड़ा नहीं लगता, उसमें चमक आ जाती है, लंबे समय तक बरकरार रहती है चमक, देखने में अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के जो फर्नीचर उसकी पॉलिशिंग के लिए हम इसको थिनर के रूप में यूज करते हैं, पेंट्स में भी यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम ईथर का इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इंडस्ट्री में उद्योग जगत में ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है फॉर ऑयल पेंट्स को, क्योंकि पेंट काफी गाढ़े होते हैं, इजीली ब्रश चलता नहीं है, तो उसको और पतला कंसिस्टेंसी पतली करने के लिए उसमें थिनर मिलाया जाता है। एंड लैकर्स, वुड पॉलिश होती है, लैकर पॉलिश, ठीक है ना। यह है यूज किसका, पेट्रोलियम ईथर का। बच्चों अगला हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो बच्चों जैसे जैसे हम ये नीचे आते जा रहे हैं ना, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट था पेट्रोलियम गैस का, सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम ईथर का, थर्ड नंबर पे आ जाएगा पेट्रोल का। इसी का दूसरा नाम गैसोलीन भी है, तो आप चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पेट्रोल को ही क्या कहा जाता है, गैसोलीन कहा जाता है। अगर आपने इसको बॉटल में कभी निकलवाया होगा पेट्रोल पंप से तो ऑरेंज कलर का ये दिखाई देता है, ठीक है। और पेट्रोल को हम कहाँ यूज करते हैं नॉर्मली बच्चों, इट इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल एंड एविएशन फ्यूल, इनको हम गाड़ी मोटर में ईंधन के रूप में यूज करते हैं। और जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होती है इसमें भी क्या है
कौन सा फ्यूल यूज होता है? पेट्रोल ही यूज होता है बच्चों, ठीक है कि नहीं क्या? और पेट्रोल का एक और यूज है, ड्राई क्लीनिंग के काम भी आता है। हमारे जो जैसे हमारे ब्लेजर्स हो गए, कोट वगैरह होते हैं, इसको हम सीधा ही ऐसे धोबी घाट में नहीं देके आते या सीधा ही पानी में डाल के धोते नहीं है, इसको मशीन में नहीं डालते हैं, इसको हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो वूलन ब्लैंकेट्स हो गए, कई बार आपके मदर्स की कॉस्टली देखना सिल्क की साड़ियाँ वगैरह हो गई, खूब ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क की ड्रेस वगैरह हो गई, पार्टी वियर हो गया, इनको नॉर्मली ड्राई क्लीनिंग करवा लिया जाता है। तो ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल इसमें ब्रश डुबो डुबो के इससे क्लीन किया जाता है। जो भी ग्रीजी ऑयली डर्ट मैटर होगा वो पेट्रोल में घुल करके अलग हो जाता है। समझ में आ गया? और इससे क्या हो जाती है, पानी उनी नहीं लगाना पड़ता, उसमें ब्रशिंग नहीं मारनी पड़ती, बहुत ज़्यादा कठोर काम नहीं है, ठीक है। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पेट्रोल को, ठीक है। और इसी कारण से ड्राई क्लीनिंग काफ़ी महंगी है, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा डीजल। बच्चों पेट्रोल जो होता है ऑटोमोबाइल है, हल्के ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। डीजल जो होता है भारी भरकम जो ऑटोमोबाइल्स होता है ना, बसेस हो गया, ट्रक्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, क्रेन्स हो गया, बुलडोजर हो गया, रोड रोलर हो गया, ठीक है कि नहीं, जेसीबी मशीन हो गई, इन सब में क्या होता है? डीजल यूज होता है ईंधन के रूप में। ट्रैक्टर्स हो गया, छोटी मोटी गाड़ियों में भी होता है, डीजल वाली कार्स भी आती हैं। तो डीजल क्या है? इट इज यूज एज फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स, भारी भरकम जो व्हीकल्स होते हैं, लाइक ट्रक्स, बसेस, क्रेन, जेसीबी, ट्रेन्स, बुलडोजर, रोड रोलर, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे पास, ठीक है कि नहीं क्या? और क्या है बताओ? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर जनरेटर्स एंड पंप सेट। जो जनरेटर होता है, आपने देखा शादी समारोह में जो जनरेटर होता है, कई बार बिजली कट जाती है तो जनरेटर चला देते हैं ना, लाइट आ जाती है, तो उन जनरेटर में ईंधन के रूप में हम डीजल भी यूज करते हैं। पंप सेट वगैरह, किसान जो होते हैं अपने खेतों में अगर बिजली नहीं आ रही है तो पंप सेट को रन करने के लिए जनरेटर ही होता है, पंप सेट भी वाटर को पंप आउट करने के लिए डीजल यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा डीजल। उसके बाद अगला है हमारा केरोसिन ऑयल। इसका बॉइलिंग पॉइंट डीजल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक। क्या यूज है इसका? इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल फॉर स्टोव्स। आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे देश में परिवार है बच्चों, गरीब लोग हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो छोटे मेटेलिक स्टोव्स आते हैं, उसमें केरोसिन ऑयल डाल डाल के क्या करते हैं? भोजन पकाने का काम करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या? तो इनको जो राशन डीलर्स होते हैं उनसे केरोसिन उपलब्ध हो जाता है, वैसे ओपनली मार्केट में नहीं मिलता, ठीक है। तो केरोसिन के स्टोव्स होते हैं, तो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में केरोसिन यूज कर सकते हैं। लैंटर्न्स, जो लैंटर्न होती हैं जो घर में उजाला करने के लिए, इसमें भी केरोसिन यूज करते हैं। लैंप होती हैं, इसमें भी केरोसिन डाल करके हम जला सकते हैं, ठीक है, और उजाला करने के लिए घर में अगर अंधेरा हो जाए। इसी प्रकार से जो बच्चों जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट में बच्चों ये पेट्रोल डीजल जो होता है ये थोड़े से गाढ़े फ्यूल है, केरोसिन काफी हल्का फ्यूल है और तेजी से जलता है ये। तो जेट एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा स्पीड देने के लिए बच्चों ईंधन जो होता है बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए, और इस कारण से यहाँ पे केरोसिन यूज होता है। हाईली रिफाइंड प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ केरोसिन इज यूज्ड इन जेट एयरक्राफ्ट। समझ में आ गया कि नहीं क्या? जो लड़ाकू विमान होते हैं उसमें जेट एयरक्राफ्ट में केरोसिन यूज होता है। उसके अलावा जो हमारे ऑयल पेंट्स होते हैं उसमें सॉल्वेंट के रूप में भी हम केरोसिन यूज करते हैं, ठीक है। जो ऑयल पेंट होते हैं, ऑयल बेस्ड पेंट, उसमें केरोसिन डाल करके उसको थिन कर लिया जाता है। तो आजकल इसकी जगह हम टर्पेंटाइन ऑयल भी डालते हैं, बट केरोसिन भी यूज होता है, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, उस टर्पेंटाइन ऑयल काफी महंगा है, केरोसिन उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ठीक। चलिए, उसके बाद आता है हमारा लुब्रिकेंट ऑयल। बच्चों बहुत सारे मशीन पार्ट्स होते हैं जिनमें आपस में रगड़ खाने के कारण वो घिसते हैं और फिर आवाज करने लगते हैं, चूं चा चूं चा। आपकी मशीन, आपकी जैसे बाइसाइकिल होगी बच्चों, बाइसाइकिल अगर लंबे समय तक बारिश में खड़ी रहे तो उनके पार्ट्स में जंग लग जाती है, पेडल मारोगे तो चूं ची आवाज करता है। कई बार हमारा जो पंखा होता है, फैन, उसकी बेरिंग वगैरह कट जाती है, उसके अंदर गोल गोल छर्रे होते हैं, मेटेलिक पार्ट्स होते हैं जो घूमने में मदद करते हैं, तो बेरिंग्स वगैरह कट जाता है तो आवाज करता है। हमारी पानी की मोटर देखा होगा, पुरानी हो जाती है तो काफी आवाज करती है। तो मशीन पार्ट घिसता है आपस में, आवाज भी करता है, गर्म भी हो जाता है। तो अगर हम इनमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं तो क्या होता है? मशीन पार्ट्स की घिसावट कम होती है और फ्रिक्शन को ओवरकम करने में मदद मिलती है, घर्षण कम होता है। तो देखो, आपकी सिलाई की मशीन देखा होगा आप लोगों के घर में, देखना जो आपकी मदर्स वगैरह सिलाई मशीन अगर मेंटेन करती है तो उन सिलाई मशीन में कभी कभी तेल डालना पड़ता है, कुप्पी में होता है ना थोड़ा सा तेल, वो क्या करता है? वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। तो इससे क्या होता है? घिसावट कम होती है, मशीन कम आवाज करेगी, आराम से चलेगी, मशीन पार्ट्स जो होते हैं घिसते पिटते नहीं है। तो हम नॉर्मली फैन वगैरह में भी डाल देते हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल समझ में आ गया। आप लोग अगर गाड़ी मोटर जो है हमारे ऑटोमोबाइल से, इसकी भी सर्विसिंग कराते हैं तो बच्चों पेट्रोल डीजल तो डलता ही डलता है उसमें ईंधन के रूप में। कभी कभी इंजन का ऑयल भी चेंज करना पड़ता है हमको। तो ये इंजन जो ऑयल होता है ये इंजन को टिप टॉप कंडीशन में रखता है, जल्दी उसकी घिसावट नहीं होती है, जल्दी से वो क्या है, कार्बन उसमें जमा नहीं होगा, तो लॉन्ग लाइफ उसकी होती है। तो ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल अगर दुकान में पे जाए हम, तो आपने देखा होगा कि कैस्ट्रॉल का ऑयल आता है, अलग अलग ब्रांड्स के ऑयल आते हैं। तो ये ऑयल जो होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल कहलाते हैं, तो मशीनों में ये डाले जाते हैं, ठीक।
उसके बाद तो सर्विसिंग, अभी हम किसी भी फोर व्हीलर का टू व्हीलर का सर्विसिंग कराते हैं तो वहाँ पे वो लोग ऑयल चेंज करते हैं, इसका चार्ज लेते हैं, तो ऑयल यही होता है। तो ये हमारे इंजन को, मशीन को अच्छी कंडीशन में रखता है, लॉन्ग लाइफ इसकी होती है, ठीक, लुब्रिकेटिंग ऑयल। उसके बाद आता है बच्चों हमारा ग्रीस। अच्छा, यहाँ तक के जो पार्ट थे बच्चों, पार्ट नंबर 6, ये सारे के सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, ये सारे वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। अब जो नीचे के जो 4 कंपोनेंट बता रहा हूँ ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर स्टेट में बदलते ही नहीं है। तो उसमें पहला कंपोनेंट हमारा ग्रीस है, ठीक है। तो ये ग्रीस हम बियरिंग्स में लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। नहीं, कई लोग फटी एड़ियों पे भी लगाते हैं, उससे एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं सर्दियों में, ठीक है कि नहीं। हीलिंग जो क्रैक्स होते हैं, जो होते हैं ना हील्स, उसको, उसके क्रैक्स वगैरह को मिटाने के लिए एड़ियों में भी कई लोग लगाते हैं, या फिर बियरिंग्स के रूप में हम इसको लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद अगला हमारा है पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स बच्चों होता है मोम, ठीक है। तो इस मोम से हम क्या क्या बनाते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, मोमबत्तियां बनाई जाती है। ऑइंटमेंट्स, हम कई प्रकार का मलहम बनाते हैं, जैसे कि वैसलीन हो गया एग्जांपल, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में होठ वगैरह फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती है, स्किन फट जाती है, तो उसके लिए आप वैसलीन यूज करते हो, पेट्रोलियम जेली, तो यही है, वैक्स से ही बनती है। उसके बाद फॉर मेकिंग वैक्स पेपर या बटर पेपर, आपने मिठाई के डब्बे देखे होंगे, उन मिठाई के डब्बों में मिठाई रखते हैं तो उसके ऊपर से देखो व्हाइट व्हाइट कलर का कपड़ा उसको कवर कर लेता है, तो इस प्रकार का जो वैक्स पेपर होता है ये ढकने के काम आते हैं। आपने कई बार छोटे कप केक्स खाए होंगे, उन कप केक्स में देखा होगा जो कप बनाया जाता है उसी वैक्स पेपर का ही बनाया जाता है, चिपकता भी नहीं उसके ऊपर, ठीक है। केक वगैरह भी कभी हम ट्रे वगैरह में बनाते हैं तो नीचे वैक्स पेपर बिछा देते हैं, जिससे कि क्या उसमें चिपके नहीं, बटर पेपर भी कहते हैं इसको। तो ये बनता है हमारा पैराफिन वैक्स से। उसके अलावा बच्चों कई हमारे ऐसे आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे जानी मानी हस्तियों के स्टैचू बनाए जाते हैं, वो भी वैक्स के, वो भी क्या, वैक्स के। तो पैराफिन वैक्स जो होता है वो स्टैचू बनाने के काम भी आता है, समझ में आ गया। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए पैराफिन वैक्स के, मोम के, तो स्पेशली कैंडल बनाने के काम में आता है। उसके अलावा बच्चों अगला हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि नॉन वोलेटाइल है वो है बिटुमिन। तो नॉन वोलेटाइल समझ में आ गया, जो वेपर स्टेट में बदलते नहीं है। बिटुमिन का एक और नाम एस्फाल्ट भी है बच्चों, ठीक है। और ये जो बिटुमिन है इसको हम क्या करते हैं, रोड़ी वगैरह के साथ मिक्सअप करके रोड की सतह पर बिछा देते हैं। इससे क्या है, रोड जल्दी से खराब नहीं होती, मेटालिक रोड कहलाती है। सो बिटुमिन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सरफेसेस, इस प्रकार की सरफेस कहलाती है मेटालिक सरफेस, ठीक है कि नहीं। क्या, तो एस्फाल्ट या फिर बिटुमिन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सरफेस। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम का कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो सड़क की सतह बनाने के लिए, रोड सरफेस बनाने के लिए यूज होता है, तो क्या लिखेंगे हम वहां पे, बिटुमिन लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या, तो आज से पहले कुछ समय तक तो क्या होता है, कोल्टार यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे कोयले की खपत काफी ज्यादा होने से कम हो गया है, कोल्टार कम मिलता है, तो और उससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसका बेटर ऑप्शन क्या है, बिटुमिन, जो कि खूब निकलता है हमारे पेट्रोलियम रिफाइनरी से। उसका अगला हमारा पेट्रोलियम कोक। और बच्चों लास्ट में जो हमारा पेट्रोलियम डिस्टिलेशन टावर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, उसके बेस पे हमको, उसके जस्ट नीचे, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें हमको पेट्रोलियम कोक मिलता है। कोक हम बता चुके हैं कोयले से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है। ब्लैक कलर का ये मास है, हार्ड पाउडरी मास है, और इससे हम क्या बनाते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक। जो प्रिंटिंग इंक होती है, चाहे वो ड्राई इंक हो लेजर प्रिंटर्स की, या फिर वो जो इंक टैंक वाले जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी इंक होती है, वेट आपकी किताबों में जो भी काले काले कलर के अक्षर लिखे हुए हैं, इन सब की जो इंक होती है छपाई वाली, वो पेट्रोलियम कोक से बनती है। कार्बन पेपर बनाया जाता है, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर है, कार्बन पेपर जो होता है, बूट पॉलिश जो होती है, ब्लैक कलर की पॉलिश, ब्लैक कलर के कुछ पेंट्स, ये सब पेट्रोलियम कोक की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों थे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से देख लेते हैं, ऊपर के 6 हमारे वोलेटाइल है और नीचे के नॉन वोलेटाइल है। तो ये 6 हमारे कौन कौन से, एक बार मैं फिर आपको रिकलेक्ट करवा दूं। सबसे पहला हमारा है पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी के रूप में सिलेंडर्स में भर लेते हैं। फिर पेट्रोलियम ईथर, थिनर के रूप में यूज होता है लेकर पॉलिशिंग के लिए, ऑयल पेंट्स के लिए। उसके बाद पेट्रोल, इसका एक और नाम गैसोलीन भी है। फिर डीजल आ गया, कैरोसिन आ गया, लुब्रिकेंट ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कह सकते हैं। ये सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, और नीचे के 4 नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर स्टेट में बदलते ही नहीं है, तो ये टावर में नीचे मिलेंगे हमको, और बाकी ऊपर की ओर मिलते हैं। ग्रीस हो गया, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन एंड पेट्रोलियम कोक। बिटुमिन का इंपॉर्टेंस क्या है, रोड की सतह बनाने के काम आती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि बच्चों पेट्रोलियम बनता कैसे है और कोयला बनता कैसे है। कोयला बनता है डेड प्लांट से, बहुत समय पहले प्लांट जो दब गए थे जमीन की परतों के अंदर, क्रस्ट के अंदर। और पेट्रोलियम बढ़ता है मैराइन एनिमल्स के सड़ने से। और हमको ये भी पता है कि बहुत जबरदस्त प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर, हीट चाहिए, ठीक है। धरती की बहुत गहराइयों में दबने के कारण ही होता है, बहुत ही स्लो प्रक्रिया, ओवरनाइट नहीं बनेगा कि कल हम दबा दें आज हमारा कोयला पेट्रोलियम बन के तैयार हो जाएगा, बहुत लंबा समय लगता है, लाखों लाखों सालों का। तो ये समझ लो जब से आदि मानव की सभ्यता नहीं है, जब से मनुष्य बना भी नहीं होगा, उसके पहले के हम ईंधन यूज कर रहे हैं। आज जो हम कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं बच्चों, ये लाखों साल पहले का बना हुआ है, समझ में आ गया, और इसको तेजी से हम खपाते जा रहे हैं, ठीक।
तो क्या हम कोयला पेट्रोलियम क्या है हमारी लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं क्या? तो देखो क्वेश्चन अगला ऐसा ही है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? मान लीजिए आपको डेड ऑर्गेनिज्म दे दें, तो आप गड्ढा खोद के इनको दबा दो, क्या आप लेबोरेटरी में तैयार कर लोगे ये सब चीजें? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कारण बता सकते हो आप? नो। क्यों? बिकॉज देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। पहली बात तो ये कि ये बहुत लंबा समय लगता है इनको बनने के लिए, और दूसरी सबसे जरूरी कंडीशन वो क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स को जबरदस्त दबाव और तापमान चाहिए। इतना दबाव, टेम्परेचर और इतना प्रेशर जो है हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये तो धरती के बहुत गहराई में ही संभव है, और लाखों लाखों सालों का समय मिलेगा तो लेबोरेटरी में डेड ऑर्गेनिजम्स से ना तो हम कोयला बना सकते हैं, ना बना सकते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर है? तो देखो, द कंडीशंस under which they are formed such as high temperature and pressure they cannot be created in laboratory। लेबोरेटरी में ऐसी कंडीशंस का निर्माण ही संभव नहीं है, बहुत जबरदस्त तापमान और प्रेशर चाहिए जो लेबोरेटरी में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या नतीजा निकला कि लेबोरेटरी में डेड ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इनसे हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? ये तो प्राकृतिक अवस्था में अपने आप ही बनेंगे। ठीक, चलिए अगला 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, What are the disadvantages of using fossil fuels? तो बच्चों फॉसिल फ्यूल्स में तीनों ही आते हैं हमारे, कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, नेचुरल गैस भी आता है, जो कि पास्ट के जीवाश्मों से बने हैं। ठीक है, अब इनको यूज करने के हानियां क्या है? नुकसान बहुत होते हैं इनको यूज करने के, क्योंकि ये सारे के सारे जो होते हैं लिविंग बींग से आते हैं। लिविंग बींग्स जब जिंदे थे तो उसमें कार्बन बहुत होता है, मरने के बाद में भी इनके बॉडी में कार्बन पड़ा रहता है। ये कार्बन से ही कार्बन के कंपाउंड्स ही बनते हैं, और ये कार्बन के जो ईंधन है इनको जलाते हैं तो खूब सारे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ में आ गया? खूब सारा धुआं निकलता है, तो इससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज पहला क्या है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज सिवियर एयर पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, हमारी एयर जो होती है डैमेज होती है, तरह तरह के हार्मफुल स्मोक, जो हार्मफुल कंटेंट है वो सब एयर में मिक्स होकर उसकी क्वालिटी को डैमेज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? पोल्यूटेड एयर ब्रिंग्स एसिड रेन। बच्चों, कोयला जलाते हैं तो कोयले में मेनली सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या देन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, तरह तरह के फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स बनेंगे। ये जितने भी पोल्यूशन कॉज करने वाली गैसेस हैं, ये बारिश जब होती है ना, तो बारिश के पानी के साथ में सारे एसिडिक ऑक्साइड मिक्सअप होकर तरह तरह के एसिड्स बनाते हैं, और इस प्रकार की जो रेन है जिसमें एसिड घुल मिल गए हैं, इस प्रकार की रेन कहलाती है एसिड रेन, और ये हार्मफुल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो आगे हम बात करेंगे एसिड रेन कैसे आती है। तो पोल्यूटेड एयर, जो प्रदूषित हवा है, ब्रिंग्स एसिड रेन, इससे क्या होती है? अम्लीय बारिश, एसिड रेन होती है, विच इज हार्मफुल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग बींग्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक है। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट क्या है बताओ? बर्निंग दीज फ्यूल्स, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनको जलाने से क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैसे पॉल्यूटेंट तो नहीं है, लेकिन इसका नुकसान भी है बच्चों। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये सूर्य से आने वाली हीट रेज को ट्रैप करती है, तो जिससे हमारा ग्लोब, हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ते रहता है। और जैसे जैसे हमारे ग्लोब का, हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ेगा, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा? हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? हमारे ध्रुवों पे, ग्लेशियर्स पे, पहाड़ों पे जो बर्फ जमी हुई है, जिससे हमको मीठा पानी मिलता है नदियों में, साल भर पिघल पिघल के आता है जो, वो सारे ग्लेशियर्स फटाफट पिघल जाएंगे, और सारे ग्लेशियर्स का जो मीठा पानी है वो सब समुद्रों में समा जाएगा। इतने सारी बर्फ पिघल करके समुद्रों में समा जाएगी तो समुद्रों का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र बहुत ऊंचे ऊंचे तक लहरें उनकी आएंगी, और इससे जो हमारे तटीय इलाके हैं, लो लाइंग जो कोस्टल इलाके हैं, उनमें बाढ़ आ जाएगी, डूब जाएंगे वो, 100 फीट पानी के अंदर हो जाएंगे। तो हमारे तो 4 महानगरों में से 3 तो समुद्र के तट पे ही हैं। कौन से? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये सारे पानी के अंदर होंगे अधिकतर। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा तटीय क्षेत्रों में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, ये बढ़ेगी तो समझ में आ गया जल स्तर बढ़ सकता है समुद्रों का, तो बहुत सारी भूमि डूब जाएगी, प्रलय आ जाएगी, कई तो आइलैंड ही नहीं बचेंगे छोटे मोटे, वो तो सीधे पानी में ही समा जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारा, क्योंकि ध्रुवों पे बहुत जबरदस्त, हमारे कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, तो पूरा ध्रुवों पे जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े चट्टान हैं, किसके? बर्फ के, सब पिघल जाएगी धीरे धीरे। तो एक अनुमान के मुताबिक बच्चों ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक अनुमान है कि आने वाले 100-150 सालों में हमारे सारे ग्लेशियर्स गायब हो जाएंगे, पूरी धरती पे बर्फ नाम की चीज बचेगी नहीं, और उस समय क्या है? पानी का जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा, और
सीवियर नुकसान होगा, बहुत सारे इलाके डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो बहुत नुकसानदायक चीज है। तो अभी से हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पे नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बर्निंग दीज फ्यूल्स प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए ग्रीन हाउस गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, और इससे क्या है, वार्मिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो कि सन से आने वाली हीट रेडिएशन को, गर्मी को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, और लौट के वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देती। इससे क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म बना रहता है, ठीक है कि नहीं, क्या तो धरती पे गर्मी बढ़ जाती है। अगला फोर्थ क्या है, पोल्यूटेड एयर इन विंटर कॉजेज स्मॉग। बच्चों, जितना ज्यादा प्रदूषित हवा होगी ना, तो सर्दियों में उससे कोहरा बनता है, ठीक है। सर्दियों में वाटर वेपर के कण इन स्मोक पार्टिकल्स के ऊपर जमा हो जाते हैं, और इससे व्हाइट व्हाइट घना धुंध बन जाती है। ये धुंध काफी टॉक्सिक होती है, सांस में जाएगा तो कई प्रकार की सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और साथ में जो दृश्यता है, मतलब विजिबिलिटी है, वो भी काफी कम हो जाती है। और कई तो देखना, हाईवेज वगैरह पे गाड़ी मोटर जब चलते हैं ना, तो इस घने धुंध के कारण क्या होता है, कुछ नजर ही नहीं आता है, और कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में जो घना कोहरा हो जाता है, वो स्मॉग कहलाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। बच्चों, एक तो होता है फॉग, फॉग में सिर्फ वेपर्स होते हैं। स्मॉग जो होता है ना, स्मॉग किस किस को मिक्स होके बना है, स्मोक और फॉग का मिश्रण है। तो बच्चों देखो, स्मोक से तो एस एम लिया है, SMOKE, स्मोक से तो SM लिया है, और फॉग से OG लिया है। तो स्मोक प्लस फॉग संधि हो गई, और क्या बन गया, स्मॉग, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो कई देखना, बुजुर्ग लोग होते हैं, अर्ली विंटर में मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले, तो उनको फ्रेश हवा तो मिलेगी नहीं, क्या मिलेगा, ये खतरनाक स्मॉग मिलेगा। आंखों में जलन होगी, फेफड़ों में जाएगा, तो परमानेंट डैमेज हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, कई प्रकार की सांस संबंधी बीमारियां हो जाएगी। क्या क्या हो सकती है उसमें, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ठीक है कि नहीं, क्या एम्फिसीमा है, लंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं टॉक्सिक इससे होने से, ठीक है। और विजिबिलिटी कम होती है। तो स्मॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि एयर पोल्यूशन से होता है। कहां से हुआ एयर पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से। चलिए अगला हमारा 5वां पॉइंट क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स बच्चों, अगर फुल एयर सप्लाई में, एयर के सप्लाई में जलते हैं, खूब एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलेगी, तो नॉर्मली CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इनको एयर कम मिलती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है, तो एक पॉइजनस गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सब में कार्बन है। तो अगर कम एयर के प्रेजेंस में ये ईंधन जलाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। और अगर हम ये सांस में ले लेते हैं, तो पर्सन मर भी सकता है, दम घुट सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। एक बंद कमरा है, बंद कमरे में कई लोग, 3-4 लोग हैं, विंटर का टाइम है। उन्होंने क्या किया, एक अंगीठी ली, और अंगीठी में कोयला जला करके सो गए। तो कोयला धीरे धीरे सुलगता रहा, सुलगता रहा। तो अब जब तक तो कमरा खुला है, तो ऑक्सीजन एयर बाहर से आती रहती है, तो कोयला जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, क्योंकि कार्बन है कोयले के अंदर। लेकिन जैसे ही कमरा हुआ बंद, खिड़कियां बंद हो गई, अब उस कमरे के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है, उसको देखो कौन कौन लोग यूज कर रहे हैं। जो लोग अंदर सो रहे हैं या बैठे हैं, वो लोग सांस लेते वक्त ऑक्सीजन खपा रहे हैं, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। और जो कोयला सुलग रहा है, जल रहा है, वो भी तो ऑक्सीजन यूज करते जा रहा है। तो थोड़ा समय बाद ऐसा होगा कि कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्सन सो गए, सारे के सारे नींद आ गई, ठीक। अब वो जो कोयला है, धीरे धीरे जब सुलगते रहेगा, तो सारी ऑक्सीजन खत्म कर देगा। अब ऑक्सीजन तो हो गई खत्म कमरे में। अब धीरे धीरे क्या है, बहुत ही कम ऑक्सीजन बच जाएगी। तो कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कोयला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, CO2 नहीं बनाता, वो कमी हो गई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगेगा, CO। ये गैस ना तो दिखती है, ना इसमें स्मेल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे पर्सन क्या होता है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कमरे में है, उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल करते रहता है, उसको पता ही नहीं लगता। और नींद में उसका दम घुटने लगता है, उसके ऑर्गन्स जो होते हैं, उसको उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और दम घुट के नींद में ही वो उसकी मृत्यु हो सकती है। समझ में आ गया, सफोकेशन एंड डेथ। तो बहुत खतरनाक गैस है। कभी भी सर्दियों में बंद कमरे में कोई भी ईंधन जला करके, खिड़की दरवाजे बंद करके सोना नहीं चाहिए बच्चों, बहुत खतरनाक है ये, ठीक है ना। खिड़की दरवाजे हमेशा खुले, और कमरे में तो रखना ही नहीं चाहिए कोई भी जलता हुआ सोर्स, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम ईंधन जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, इसका इनकम्प्लीट तरीके से जलाएंगे, कम एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फुल एयर सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पॉइजनस नहीं है, लेकिन कम एयर सप्लाई में इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरह से जलता नहीं है ईंधन, और बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज ए पॉइजनस गैस, ठीक है। अगला, इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अर्ली सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे निकले कोई लोग, तो क्या है, उन्होंने जो भी है दूषित हवा है वो सांस में ले ली, तो कई प्रकार की रेस्पिरेटरी, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे काफी नुकसान है हेल्थ पे भी,
किसके, फॉसिल फ्यूल्स के। और एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, महंगे काफ़ी होते हैं ये, ठीक है, तो हमारी जेब ढीली करते हैं ये। पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगे हैं, ठीक है, आए दिन इनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो इससे भी नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है, पूरा बजट बिगड़ जाता है आम लोगों का, ठीक है ना। चलिए अगला है, व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस। बच्चों क्राइसिस मतलब होता है शॉर्टेज, कमी। अब मुझे बताइए, कल को यदि आपके पेट्रोल पंप वगैरह 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बंद हो जाए कि भैया पेट्रोल खत्म हो गया, कहीं से नहीं आ रहा, कोई पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो बच्चों कितनी गाड़ी मोटरें ठप हो जाएंगी, यातायात के साधन ठप हो जाएंगे, समझ में आ गया, आने जाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो बच्चों आज की जो दुनिया है इसमें अधिकतर जो एनर्जी होती है वो हम कोयला और पेट्रोलियम से ले रहे हैं। अब आपको एक बता दूं मैं, ये जो कोयला और पेट्रोलियम के भंडार हैं ये सीमित हैं। अगर आज, क्योंकि देखो संसार की पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ रही है, 700 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे संसार की, सबको एनर्जी चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी कार गाड़ियां मेंटेन करते हैं, इनको चलाने के लिए पेट्रोलियम चाहिए, कोयला से हमको बिजली मिलती है। अब हमारा लाइफस्टाइल, जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम ईंधन बहुत बर्बाद करते हैं। आप देखना छोटे छोटे बच्चों को बोले कि कोई सामान लाने के लिए बोलेंगे तो सीधा गाड़ी की चाबी दो, स्कूटी की चाबी दो, बाइक की चाबी दो, इसके बिना तो काम होता ही नहीं है, ऐसा जीवन शैली हो गई है हमारी, ठीक है। दिन भर हम टीवी देखेंगे, बिजली तरह तरह से फूकेंगे। आप देखना कमरों में 5 6 10 कमरे हैं किसी के, तो हर कमरे में लाइट पंखे चलते रहेंगे, हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। पानी का टैप बहता रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल से एनर्जी हम मोटर चला करके पानी ऊपर चढ़ाते हैं टैंक में, वो ऐसे ही बहता रहता है। तो तरह तरह से हम बिजली फूंकते हैं। आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे चल जाना है तो जो मूविंग एस्केलेटर्स होते हैं, सीढ़ियाँ वो चलती रहती हैं। तो हमारा जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी फूकते हैं, समझ में आ गया। तो अगर हम इसी प्रकार से एनर्जी फूकना जारी रखेंगे तो आने वाले समय में बच्चों हमारा जो कोयला और पेट्रोलियम है ना, इसका भंडार पूरा ठिकाने लग जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम इसी दर से कोयला और पेट्रोलियम यूज करते रहे तो बस हमारे पास सिर्फ 50 और 60 साल के लिए ही, 50 60 ईयर्स के लिए कोयला और पेट्रोलियम के भंडार है। इसके बाद ये भंडार विल गेट फिनिश्ड। अब मुझे बताओ, जिस दिन ये भंडार फिनिश हो गया ना, सारे कोयले की खदानें बंद, सरकार कहेगी कोई बिजली नहीं हमारे पास, अपनी बिजली खुद बनाओ सोलर पैनल लगा करके, ठीक है। उसके बाद कोयले पेट्रोलियम नहीं मिलेगा तो आपको कोई डीजल नहीं मिलेगा, कोई आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ी मोटर अपने घर में रख लेना, बस वो शोरूम में दिखाने के काम में आएंगी। और फिर वापस वो बैलगाड़ी वाला जमाना आ जाएगा, साइकिल वाला जमाना आ जाएगा, समझ में आ गया। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिजली नहीं आएगी घरों में। तो वो जो कंडीशन आएगी ना आगे 50 60 साल बाद, ऐसी वो कंडीशन कहलाएगी एनर्जी क्राइसिस। तो अब मुझे बताओ, कोई चाहेगा क्या ऐसी कंडीशन आए? कोई नहीं चाहेगा ऐसी कंडीशन आए। तो सीधी बात है, जो चीज कम है ना सुन दुनिया में, संसार में, उसको बहुत सोच समझ के, विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए उसको, समझ आ गया। तो आज से आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी एनर्जी का जो साधन है उसको मिसयूज नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे जहां तक हो सके। कुछ भी अगर लाइट पंखे कुछ भी है, अगर आपके घर में अननेसेसरीली चल रहा है तो तुरंत बंद कर दो, घर वालों को भी समझाओ, बस बटन ही तो दबाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी जगह बर्बादी करके एक तरह से हम क्या है, वो जो एनर्जी क्राइसिस वाला जो दिन आने वाला है उसको जल्दी जल्दी निकट बुलाते जा रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये बहुत जरूरी है। तो देखो इधर क्या होता है एनर्जी क्राइसिस, द प्रॉब्लम ऑफ सीवियर शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भीषण कमी अराइजिंग ड्यू टू ओवर यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, एंड देयर वेस्टेज, उनको वेस्ट करेंगे, तो जो शॉर्टेज वाली जो स्थिति आ जाएगी ना, उसी को हम एनर्जी क्राइसिस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये तो पक्का है कि कोई नहीं चाहेगा कि एनर्जी क्राइसिस हमको फेस करना पड़े। बच्चों अपने जीवन के 2 4 ऐसे दिनों की कल्पना कर लो, अगर आपको आज से कहा जाए कि 10 दिन सिर्फ आपके घर में ना तो कोई बिजली आएगी, ना आपको कोई यातायात का साधन मिलेगा, तो इमेजिन करो आपका जीवन कैसा होगा। बिजली अगर 10 दिन ना आए, हमारे पास कुछ घंटे बिजली कट जाती है, हम हाहाकार मचा देते हैं, समझ में आ गया। दिन भर कट जाए तो हम सोचने लगते हैं क्यों कट गई बिजली। तो इमेजिन करो आपको महीना भर 10 दिन अगर बिजली ना आए आपके घर में, तो कैसा जीवन हो जाएगा। और ऐसा कल्पना करो कि कभी ना मिले बिजली, एनर्जी, तो फिर जीवन की कल्पना कर लेना, वो आदि मानव वाले हम दुनिया में पहुंच जाएंगे बिल्कुल, बहुत ही पुराने समय में, ठीक है ना। तो हम कोशिश करें कि एनर्जी के जो संसाधन है उनको मिसयूज ना करें, बर्बाद बिल्कुल ना करें, ठीक। सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी है, खासकर बच्चों की भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सजेस्ट सम मेथड्स टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। ओके, अभी बहुत सारा पेट्रोल डीजल जो होता है वो ड्राइविंग के लिए यूज होता है, ठीक है, गाड़ी मोटर में, ऑटोमोबाइल में डलता है, और गाड़ी मोटर को चलाते हैं ड्राइवर्स। अब उनके हाथ में बहुत डिपेंड करता है कि वो इस ईंधन को कैसे बचाएं,
तो बच्चों कुछ सुझाव है यहाँ पे उन ड्राइवर्स के लिए जो कि गाड़ी मोटर्स को यूज करते हैं। हम खुद भी अपने पर्सनल व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर्स को राइड करते हैं। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी बच्चों, जब भी हम ड्राइव करें, राइड करें, वी शुड ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अपने गाड़ी को एक कांस्टेंट सी स्पीड से चलाओ। एक ही गियर में चलाएंगे तो ठीक रहेगा। कभी तेज कर दिया, कभी धीरे कर दिया, ब्रेक लगा रहे हो, तेज एक्सीलेटर दबा रहे हो, गियर चेंज कर रहे हो, इससे ईंधन ज्यादा फूकता है। समझ में आ गया? जल्दी ईंधन खर्च होगा। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया, ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। तो अगर आप बाइक स्कूटी चला रहे हो 40 45 50 की स्पीड काफी होती है। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो उसमें भी 50 55 की स्पीड काफी होती है। तो ये कांस्टेंट स्पीड बनाए रखना, बहुत ज्यादा 80 90 की स्पीड से दौड़ाना नहीं है, उसमें ईंधन ज्यादा खर्च होता है। और बार बार तेज धीरे स्टंट मारने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट, एवरेज स्पीड से चलाना है जहां तक संभव हो। डोंट चेंज गियर से फ्रीक्वेंटली, बार बार गियर अप डाउन नहीं करने हैं। ज्यादा जितनी बार अप डाउन करोगे उतना ईंधन ज्यादा खर्च होगा। ठीक है ना? लो गियर में ज्यादा खर्च होता है ईंधन, पहले दूसरे गियर में चलाएंगे तो ज्यादा ईंधन खर्च होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। मान लीजिए कहीं पे बहुत ही ज्यादा व्यस्त ट्रैफिक है, बिजी ट्रैफिक है, जयपुर जैसे जगह पे चल जाते हैं और वहां पे कई बार होता है ट्रैफिक लाइट बहुत लंबे समय तक रेड हो जाती है बत्ती, तो एक एक दो दो ढाई ढाई मिनट तक हमको रुकना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में गाड़ी को चालू ही नहीं रखेंगे, घर घर कर रही है इंजन, खड़ा खड़ा ही पेट्रोल या डीजल फूंक रहा है। तो अगर हमको पता है वहां पे टाइमर आता है बच्चों, ट्रैफिक लाइट होती है ना रेड लाइट, वहां पे टाइमर आता है। तो अगर हमको पता है कि 1.5 2 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा, तो हम गाड़ी का जो इंजन है ऑफ कर सकते हैं। बच्चों उस ट्रैफिक लाइट पे देखो सैकड़ों व्हीकल्स खड़े होते हैं, अगर सारे इंजन अपना बंद कर दे तो कितना सारा ईंधन बचता है। सारे के सारे चालू रखते हैं, घर 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 घर, तो बहुत सारा ईंधन वेस्ट होता है। इसी प्रकार से जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उस पर भी ट्रेन नहीं आई तो फाटक बंद हो गया, तो उसके लिए भी हम क्या वेट करने के बजाय क्या इंजन ऑफ ना करके हम चालू ही रखते हैं इंजन को, तो उससे भी काफी ईंधन का नुकसान होता है। समझ में आ गया? तो जहां कहीं हमको वेट करने की आवश्यकता हो 1 1.5 2 मिनट से भी ज्यादा, तो हम अपना इंजन को क्या कर लें? ऑफ कर लें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और रेलवे क्रॉसिंग व्हेन वी हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हम कर देंगे और। ओके, चलिए उसके बाद तीसरा क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर हमारे गाड़ी मोटर में जो टायर्स है अगर उसमें हवा कम होगी, प्रेशर कम होगा, तो ईंधन ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा जोर आता है। आपने देखा भी होगा, आपके बाइसाइकिल वगैरह चलाते हो उसमें बिल्कुल कम पिलपिला टायर कर लो, हवा कम कर लो, बहुत जोर लगाना पड़ेगा और हवा गायब भी कर लो। या आपने देखा होगा किसी की बाइक पंचर हो जाती है, पीछे वाला टायर या आगे वाला टायर में हवा निकल गई, तो उसको धक्का मारने में कितना जोर आता है, हाथ से धक्का मारने में कितना जोर आता है उसको। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जबकि फुल हवा भरी होगी ना तो बहुत आराम से हम क्या इवन हाथ से ही गुड़ा करके ले जाते हैं। तो सीधी बात है, प्रेशर जो होता है ना टायर का प्रॉपर होना चाहिए। अगर हवा कम होगी ना तो ईंधन ज्यादा खर्च होगा। तो समय समय पे अपने गाड़ी मोटर का जो व्हीकल्स के जो टायर है उसके प्रेशर की जांच करवाते रहना चाहिए, हर 15-20 दिन से जांच करवाते रहने चाहिए। ठीक है, तो इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। उसके बाद कीप द व्हीकल प्रॉपरली सर्विस, और व्हीकल की समय समय पे क्या है सर्विसिंग कराते ही रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर इंजन की हम सर्विसिंग करा लेते हैं ना तो वो ढंग से ईंधन को यूज करता है, अच्छे प्रकार से यूज करता है। इंजन की सर्विसिंग होने से उसमें ऑयल डल जाता है तो फ्रिक्शन नहीं होता। अगर हम लंबे समय तक सर्विसिंग नहीं कराते तो इंजन के ऊपर कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जम जाते हैं। इंजन का एक पार्ट आता है कार्ब्यूरेटर, जहां से फ्यूल इंजेक्ट होता है हमारे किसमें, कंबशन सिलेंडर में, और वहां पे ईंधन जलता है। तो कार्ब्यूरेटर जो होता है बच्चों उस पर कार्बन जमा हो जाता है, इंजन के कई पार्ट्स में कार्बन जमा हो जाता है, इंजन के पार्ट ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। कई बार गाड़ी मोटर स्टार्ट होने में दिक्कत करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सर्दियों में स्टार्ट नहीं हो पाएगा वो। तो ऐसे केसेस में क्या है कि हमारा जो व्हीकल है उसका ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए, उसकी प्रॉपर समय समय पे हर 2 4 महीने से उसकी सर्विसिंग कराते रहना चाहिए। तो इन सब तरीकों से हम क्या है काफी सारा पेट्रोल और डीजल बचा पाएंगे ड्राइविंग के समय। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, अभी हमने ये तो देख लिया कि जो हमारे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के भंडार सीमित हैं, ठीक है ना? तो अभी क्या तरीके हो सकते हैं इन सीमित संसाधनों को बचाने के, कि हमको इनको लंबे समय तक यूज कर पाए? तो एनर्जी के संसाधनों को ये तो पक्का पता चलेगा कि बचाना जरूरी है, वेस्ट नहीं करना। क्या करें? हमारा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? तो देखो, सजेस्ट सम वेज बाय विच वी कैन कंजर्व अवर एनर्जी रिसोर्सेज। कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम हमारी एनर्जी के जो संसाधन है उनको बचा सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जहां तक संभव हो सके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं,
कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल, इनको कम से कम प्रयोग में लाया जाए। एंड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनके भंडार असीमित हैं, जो कभी ना खत्म होने वाले भंडार है, उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। अब जैसे बिजली होती है, बिजली कोयले से तो आती है, लेकिन बच्चों हम अपनी स्वयं की बिजली भी बना सकते हैं सनलाइट की मदद से, सोलर पैनल लगा करके। तो ये बिजली क्यों ना यूज करें हम, क्यों हम कोयले वाली बिजली लें? कोयला की बिजली नहीं लेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बनना बंद हो जाएगा, तो कोयला जलाना नहीं पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी का यूज करें। विंड एनर्जी, विंड मिल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बायोगैस जनरेट कर सकते हैं गोबर वगैरह डंग की मदद से, ठीक है। फ्लोइंग वाटर्स को रोक करके डैम बना करके उससे बिजली बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। न्यूक्लियर एनर्जी बच्चों, नॉर्मली न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हम क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे साधन हो गए जो असीमित हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं होता, और इससे जो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इसके जो भंडार है उस पर थोड़ा दबाव कम होगा। तो इनका यूज हमको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगला, वी शुड नॉट वेस्ट एनर्जी, हमको जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमारे घरों में नॉर्मली बच्चों बिजली आती है, तो कोशिश करें बिजली की रक्षा कर लो, उसको वेस्ट ना करो। उसको बचा लिया तो समझो हमने कहीं ना कहीं कोयला बचा दिया, समझ में आ गया। तो स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, अगर हमारे घर में कोई पंखा, लाइट चल रहा है, कोई नहीं है कमरे में, तो तुरंत बंद कर दो। घर में सबको डांट लगा दो कि क्यों चल रहा है, समझ में आ गया। आप देख रहे हो आइडियल है, कमरा खाली है, कुछ भी जल रहा है, तुरंत बंद कर दो, ठीक है। सो स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज और व्हाइल गोइंग आउट, या फिर लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है कि घर से मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह सपोज हमको 2 4 5 दिन के लिए बाहर जाना है, और सुबह सुबह लाइट चली गई है, सब कुछ ऑन था, लाइट चली गई तो अपने आप ही बंद हो गया, और जाते वक्त बस कमरे को लॉक लगा के चले गए घर को, और बाद में पता लगा लाइट आई तो सारे पंखे, एसी, कूलर सब चलते रहे, 2 4 5 दिन तक सब चलते रहे हैप्पीली, कितना एनर्जी बर्बाद कर दी। तो ये हमेशा ध्यान रखें, मेन स्विच को हमेशा ऑफ कर जाएं जब कभी हम घर से बाहर जा रहे हो कुछ दिनों के लिए। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार होता है कि लाइट चली जाती है तो ध्यान नहीं रहता है, तो इस चीज का गौर करेंगे। ऐसे ही आप लोग स्कूल में भी कर सकते हैं। स्कूल में जब प्रेयर के लिए जाते हैं तो बच्चे, तो आप लोग प्रेयर में जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, अपने क्लासरूम में पंखे खुले छोड़ जाते हैं, तो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लास्ट पर्सन जो भी जा रहा है वो अब एटलीस्ट उसको स्विच तो दबाना होता है, फैन वगैरह को ऑफ कर दें, इससे बिजली की काफी बचत हो जाएगी। तो हम ये छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते बच्चों। इवन हम किसी पड़ोसी के घर भी जा रहे हैं, मेहमान बन के भी जा रहे हैं, तो वहां पे भी हमारा ये दायित्व है। समझ में आ गया? अननेसेसरी कुछ चीज जल रही है, तुरंत आप बटन बंद कर दीजिए, बचत कर लीजिए। समझ में आ गया? ये नहीं कि हम हमारे घर में ही करें, आपको कहीं पे पब्लिक जगह पे भी आपको एनर्जी का मिसयूज लगता है, आप तुरंत उस चीज को बंद करिए। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद बच्चों, हम जब घर बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो घर का निर्माण ऐसा हो, ऐसे गुफा जैसा घर नहीं बनाना है चारों तरफ से बंद। पुराने जमाने की हवेलियां होती थी, ऐसी होती थी, कहीं खिड़की नहीं है, चारों तरफ से रोशनदान नहीं होते थे, तो अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा, दिन में भी दिन दहाड़े उनमें लाइटें जलानी पड़ती हैं। घर हमारे खुले हवादार होने चाहिए, बड़े बड़े रोशनदान हो, उसमें बड़ी बड़ी विंडोज हो, कर्टन्स से उनको ढक दिया जाए, ठीक है। खुले हवादार घर बनाएंगे ना, तो उसमें एक तो नेचुरली लाइट आएगी, हवादार होगा तो जल्दी से गर्माएगा नहीं, तो उसको हमको जो आर्टिफिशियल जो लाइटिंग है, कूलिंग है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, हमको एसीज लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आ गया? तो डेवलप वेल वेंटिलेटेड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग निर्माण करें, घर निर्माण करें, उसमें बढ़िया अच्छी खिड़कियां बड़ी बड़ी हों, विच रिक्वायर लेस आर्टिफिशियल लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, तो इसमें एयर कंडीशनिंग, कूलिंग की जरूरत ना हो, और फिर हमको आर्टिफिशियल लाइटिंग भी ना देनी पड़े, इसका हम व्यवस्था करें। उसके बाद स्विच ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग एट रेलवे क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट, जो हमारे गाड़ी मोटर का जो इंजन होता है, जैसे मैं अभी पहले बताया था, ट्रैफिक क्रॉसिंग हो रही है, हमारी रेड लाइट है और हमारी गाड़ी का इंजन ऑन है, तो उसको ऑफ कर दें, वेट करेंगे, तब तक हमारा ईंधन जलता रहेगा फालतू में, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, कार पूलिंग। क्या होता है ये कार पूलिंग? मान लीजिए बड़े बड़े शहर हैं बच्चों, उनमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, सोसाइटीज होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, और मान लीजिए एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें हजारों परिवार रह रहे हैं, तो उसमें से ऐसा होगा ना, 10 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक कॉमन जगह काम करते हो, कॉमन ऑफिस में जाते हैं, उनका ऑफिस एक ही जगह हो, 5 7 10 20 तो लोग हो ही सकते हैं ऐसे। तो मान लीजिए वो 10 लोग हैं, और 10 के 10 लोग क्या होते हैं, अपनी अपनी कार गाड़ी लेकर के रोज ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हर जना, और मान लीजिए उनका ऑफिस 15 20 किलोमीटर दूर है, बड़े शहर में होता है ऐसा अक्सर, और सोचो हर एक जना 15 20 किलोमीटर दूर अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जाए, कितना ईंधन जलेगा, कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, पोल्यूशन कितना होगा। अब क्या कर सकते हैं ये बच्चों, बारी बारी अपनी टर्न वाइज टर्न क्या कर सकते हैं, एक जन अपनी कार ले जाए, उसमें बाकी लोगों को भी बिठा के ले जाए, इसको बोलते हैं कार पुलिंग। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो मान लीजिए एक हफ्ता कोई एक जना कार ले गया, सबने जो अपना पेट्रोल या डीजल का जो भी खर्चा है उसको शेयर कर लिया। भाई अगर महीने भर का आपको, या एक हफ्ते का सपोज आपको 2000 या 3000 रुपए का पेट्रोल लगा, तो 10 जनों में बटेगा तो 300 300 रुपए हिस्से में आएंगे। तो एक तो गाड़ी का मेंटेनेंस कम लगेगा, भीड़ कम होगी, बहुत सारा ईंधन बच जाएगा। एक एक जना एक एक गाड़ी में बैठ के जाएगा तो नुकसान ही है।
समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो कोशिश करें कि कार पुलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉमन जगह जाने के लिए हम क्या है, क्या है, एक ही कार का यूज कर लें आसपास वाले लोग, और बदल बदल के कभी किसी की गाड़ी से चल जाएं, कभी किसी की गाड़ी से चल जाएं। तो इससे क्या है, थोड़ा सा लोड कम होगा, और क्या है, पोल्यूशन भी कम होगा, और ईंधन बहुत सारा बच जाएगा। उसके बाद क्या बच्चों, लंबी दूरी के लिए यदि जाना है तो पर्सनल गाड़ी को यूज करने से बचें। आपको यहाँ से सपोज जयपुर जाना है, आप खुद की गाड़ी लेके जाओगे जयपुर, यहाँ से 125 किलोमीटर जाना और लगभग इतना ही आना पड़ेगा, 250 किलोमीटर जाओगे आप, ईंधन आप कम से कम 1500 रुपए का ईंधन फूक दोगे आप अपनी पर्सनल छोटी गाड़ी में, ठीक है। और आपको अगर यहाँ पे ट्रेन से जाया जाए तो ट्रेन से आपको मुश्किल से 30 रुपीज का टिकट लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? रिजर्वेशन कराओगे तो भी 100 रुपए के अंदर पहुंच जाओगे। तो कहाँ आप हजारों 1500 रुपए दे रहे हो और कहाँ पे? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन, इवन बस से भी गए तो भी 150 रुपए में बहुत आराम से आप जयपुर पहुंच सकते हो। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन यूज किया जाए, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ना कि खुद का प्राइवेट साधन यूज करें, ठीक है। उससे खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल। स्वयं का साधन के स्थान पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। इसकी इसी प्रकार से प्रेफर वॉकिंग और यूजिंग बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो कोशिश करो कि छोटी मोटी दूरी के लिए जाना हो तो आप स्कूटर बाइक ना मांगो, ठीक है ना। कोशिश कर लो पैदल ही चले जाओ, 100-200 मीटर, आधा किलोमीटर जाना पैदल जा सकते हैं, बाइसिकल यूज कर लो, सेहत अच्छी बनी रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो छोटी मोटी दूरी के लिए पैदल चलना या बाइसिकल यूज करना बेहतर है। कई बच्चों जो बहुत उन्नत उन्नत शहर होते हैं उसमें बाइसिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, हमारे देश में पता नहीं क्या है। बाइसिकल्स को यूज करना चाहिए। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स। बच्चों जो लिफ्ट होती हैं, लिफ्ट मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगाई जाती है एक मंजिल से दूसरे मंजिल जाने के लिए, उसमें खूब एनर्जी बर्बाद होती है। एस्केलेटर जो चलती फिरती सीढ़ियां होती है, मॉल्स वगैरह में देखा होगा आपने, एयरपोर्ट्स में देखा होगा, मेट्रो स्टेशन में देखा होगा, उनको फालतू में चलाने की जरूरत नहीं है भाई। 10-20 सीढ़ियां तो इतना तो हम चल नहीं सकते, इतनी तो जान होती है पैरों के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो एस्केलेटर्स को हम यूज ना करें, लिफ्ट वगैरह को यूज ना करें, सीढ़ियों का रुख कर लें, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा एनर्जी के रिसोर्सेज की बर्बादी को हम रोक सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हमारा क्या है बच्चों, ये दो प्रकार के हमारे क्या है ईंधन है, एक तो सीएनजी और एक एलपीजी। सीएनजी एंड एलपीजी। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स? सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों ही हमारे गैसियस ईंधन है, बस इसको दबा करके लिक्विड बना दिया गया है। ये सिलेंडर में गैस ही होती है और इस सिलेंडर में थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैस मिश्रण होता है, ठीक है ना। चलिए तो इनके फायदे क्या हैं बच्चों? चलिए सबसे पहला फायदा, बीइंग गैसियस फ्यूल्स, भाई गैस फॉर्म में है ये, दे कैन इजीली बी प्रेशराइज्ड एंड स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। इनको दबा करके सिलेंडर में भरना आसान है। समझ में आ गया? बहुत मतलब महीने भर का फ्यूल बच्चों, देखो अगर आपको किचन में महीने भर का ईंधन लकड़ियों के रूप में दिया जाए तो लकड़ियों का ढेर लग जाएगा ईंधन, ठीक है। लेकिन वही महीने भर का फ्यूल आपको एलपीजी सिलेंडर में बंद करके रखते हैं, तो किसी स्टोर में हम एलपीजी का सिलेंडर बिल्कुल हम एक तरह से छोटे से कबड़ में घुसा देते हैं, इजीली आ जाता है। तो देखो महीने भर का ईंधन कितनी सी जगह में स्टोर हो गया प्रेशराइज करके। तो क्लीन फ्यूल है, जगह कम घेरता है, ठीक है। तो बीइंग गैसियस फ्यूल्स, गैस फ्यूल होने के कारण क्या है, दे कैन बी इजीली प्रेशराइज्ड एंड स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। दबा करके हम सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। सिलेंडर्स का इधर से उधर लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, हैंडलिंग आसान है। इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। और ये जो हमारे गैसेस फ्यूल्स हैं ये पाइपलाइंस के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमको इसको उठा करके हम टैंकरों में भरने की जरूरत नहीं, मोटे मोटे पाइपलाइंस अंडरग्राउंड बिछा दिए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू क्या एक शहर से दूसरे शहर इजीली चला जाता है। बस एक जगह से वेल्व खोलना पड़ता है, सट करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? का तो पाइपलाइंस के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है। उसके बाद दे बर्न कंप्लीटली, जब इनको जलाते हैं ना, हम यूज करते हैं, तो जलाने पर बच्चों कुछ भी शेष बचता नहीं है, राख नहीं बचती। आप चूल्हे में देखो, चूल्हे में लकड़ियां जलाओगे, कोयला जलाओगे तो खूब सारी राख बच जाती है। रोज की माथा फोड़ी है, उस राख को कहां फेंकें, कहीं ना कहीं राख का ढेर लग जाएगा। जबकि एलपीजी सीएनजी को जलाने से न तो कोई धुआं निकलता, ना कोई राख बचती। समझ में आ गया? तो पोल्यूशन भी नहीं होता और ना कोई रेसिड्यू बचेगा। तो दे बर्न कंप्लीटली, पूरी तरह से जल जाते हैं, विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, कोई शेष नहीं बचता, राख नहीं बचती, ठीक है, गैस ईंधन होने के कारण। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। अगला क्या है, दे बर्न विद ए क्लीन ब्लू फ्लेम। जब इनको जलाते हैं, आप गैस स्टोव में देखना एलपीजी जलाते हैं तो नीले कलर की बिल्कुल लौ निकलती है, जिसमें कोई काला धुआं नहीं निकलता, बर्तन काले नहीं होते। हेंस दे डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, कोई पॉइजनस गैस नहीं निकलती, यूजर को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ना तो कोई एयर पोल्यूशन होता है और ना ही हमारे बर्तन काले होते हैं, क्लीन ब्लू फ्लेम निकलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, और खूब सारी एनर्जी निकलती है। दोनों का जो कैलोरीफिक वैल्यू है, एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बताया था, 1 kg ईंधन को जलाने पर एयर के प्रेजेंस में जो भी एनर्जी निकलती है किलो जूल पर केजी में, वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई है, 55,000 किलो जूल पर केजी के करीब है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू। अगले चैप्टर में देखेंगे हम।
फ्लेम एंड कंबशन जो है ना, कंबशन फ्लेम, उसमें आएगा इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 24th क्या है बताइए। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों मैं बता चुका हूं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। ये वो रिसोर्स है, ये वो प्राकृतिक संसाधन है जिनकी मात्रा लिमिटेड है नेचर में, आने वाले समय में कभी न कभी ये समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों जो है ना, ये एग्जॉस्टिबल क्यों है? तो सीधी सी बात है बच्चों, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों लाखों सालों का समय लगता है। यूज बहुत तेजी से करते जा रहे हैं। आज जो ईंधन यूज कर रहे हैं वो लाखों लाखों सालों की मेहनत से बने हैं और तेजी से यूज होते जा रहे हैं। और मैंने बताया अगर इसी दर से यूज करते रहे 50-60 सालों में हम इनको पूरा निपटा देंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद तो हम ठन गोपाल खाली बैठ जाएंगे, ईंधन हमको मिलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो क्या ये एग्जॉस्टेबल कहना उचित है इनको? बिल्कुल उचित है, ये एग्जॉस्टेबल ही है। समझ में आ गया? हम इतने 40-50 सालों में बना नहीं पाएंगे और खर्च ये हो जाएगा। तो ये पता है, एक कल्पना करो, ये एक ऐसी पानी की टंकी है बच्चों। देखो हमारे छत के ऊपर जो पानी की टंकी होती है ना, हम उसमें से नीचे नलों में पानी लेते हैं। तो अगर हमको नलों में नीचे पानी लेना है तो उसको भरना भी पड़ता है। तो अगर उसमें मान लीजिए रोज हम 500 लीटर पानी भरे तो 500 हम नीचे निकाल ले तो लगभग बना रहेगा बराबर। ठीक है। अब ये एक ऐसा टैंक है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स का जो भंडार है हमारा, ऐसा टंकी है जिसमें बूंद बूंद तो ऐड होता है और फुल प्रेशर से निकलता है। जैसे टैंकर में पानी निकलता है ना बच्चों, टैंकर समझते हो? टैंकर को ओपन कर देते हैं वेल्व, तो कैसे पानी निकलता है? फुल मोटा सा बिल्कुल पाइप में से पानी निकलता है। तो समझ लो एक ऐसा टैंकर है जिसमें से मोटा टैंकर का एग्जिट जो, तो उसमें से तो निकल रहा है पानी, और हम इसमें भर कैसे रहे हैं? ड्रॉपर से, बूंद बूंद टपका टपका के। तो अब मुझे बताओ, टैंकर के अंदर बूंद बूंद पानी तो भरा जाए और तेजी से निकाला जाए फुल पाइप खोल के, तो बताओ टैंकर भरेगा कि खाली होगा? ये तो खाली हो जाएगा, जल्दी ही खाली हो जाएगा। तो मतलब बनते बहुत धीरे हैं, कम रेट से, और तेजी से यूज होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जल्दी खत्म हो जाएंगे, और फिर जो हमारी भविष्य की जनरेशन हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको हम ठेंगा दिखा के चले जाएंगे कि भैया हमने तो आपके हिस्से का भी सारा खर्च कर लिया। तो बताओ अच्छी बात है क्या? नहीं है ना? तो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। तो देखते हैं चलो क्या है। द डिपॉजिट्स, डिपॉजिट मतलब भंडार, द डिपॉजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दे आर लिमिटेड इन नेचर। हमारी प्रकृति में जो इनके भंडार है ना, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, इनके सीमित हैं। देयर यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन इनका जो यूज है, इस्तेमाल, वो बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। बट देयर फॉर्मेशन टेक्स ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन इनका जो बनने की जो स्पीड है बहुत ही स्लो है, बहुत लंबा समय लगता है इनके निर्माण में। देयर रेट ऑफ यूसेज इज मच मोर देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, उनके जो यूज करने की जो दर है, स्पीड है, वो बहुत अधिक है इनके बनने की दर से। बनते धीरे हैं, यूज बहुत तेजी से होते जा रहे हैं। इफ यूज एट द करंट रेट, और अगर हम आज ही की दर से इनको यूज करते जाएंगे, दे विल गेट फिनिश्ड सून, जल्दी ही वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी वो क्या हो जाएंगे? समाप्त। एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और आने वाली पीढ़ियों को नसीब नहीं होंगे यूज करने के लिए वो, हेंस, और क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज। और इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। बताया मैंने, सनलाइट हो गया, हमारी विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये कभी ना खत्म होने वाले भंडार है। तो कोशिश करें इनका यूज बढ़ाएं, और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका यूज कम से कम हम कर दें। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझ के इसको सारे के सारे नोट्स अपने नोटबुक में तैयार कर लेंगे। तो स्कूल वाली ऐप पे भी आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप पॉज करके कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये भी क्या हमारा फ्यूल्स से ही रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।